समय का ब्रेक के बाद जारी है न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल और अब बस थोड़ी ही देर बाद पहला रुझान सामने आने वाला है। इस महा एग्जिट पोल का उत्तर प्रदेश में वोटिंग भी खत्म होने वाली है और उसके बाद बस थोड़ी देर का वक्त पहला रुझान हम आपके सामने रखेंगे। न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल लगातार बने रहिए हमारे साथ। यूपी चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल और उसका विश्लेषण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जीत हार का यह विश्लेषण होगा। किसे मिलेगा बहुमत, कौन बनाएगा सरकार, पहला रुझान बस थोड़ी देर में। और अब चलते हैं न्यूज रूम, जहां से अनुपम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आप बताइए क्या समीकरण, क्या तस्वीर आपके पास? रास्ता सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा एनालिसिस सेंटर में आज हम वो पूरा पैकेज लेकर के अपने साथ हैं और दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं कि 2012 का विधानसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव और अब हमने जो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव देखा, 2022 का सियासी दंगल। अब समझना यह होगा कि 2012 का विधानसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2022 का ये सियासी दंगल, जिसके नतीजे 10 तारीख को आएंगे। सबसे पहले ये जो 2017 का विधानसभा चुनाव का परिणाम है, इसको देखिए, समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें, यानी कि जो 300 पार का लक्ष्य था 2017 में, वो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अचीव किया। तब समाजवादी पार्टी, जो कि उस वक्त सत्ता में थी, वो 47 सीटें यहां पर लेकर के आती है, यानी कि उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी 2017 में एक बंपर मैंडेट हासिल करती है। बीएसपी 19 सीटें लेकर के आती है, उसको भी खासा नुकसान होता है। अदर्स जो है एक बड़ी संख्या 18 सीटें लेकर के आते हैं। कांग्रेस पार्टी 7 सीटें। अब इसको अगर हम इस एनालिसिस से समझे पूरे को, कि अगर हम देखें यहां पर 2017 की जगह 2022 हो और यहां पर अभी सब 0-0 है, क्योंकि जनता का नतीजा 10 तारीख को आएगा और 7 चरणों के मतदान के बाद अब हर किसी की निगाहें भी उसी ओर हैं। लेकिन यहां पर समझना होगा, ये 312, 47 और 19 भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को पहले समझेंगे। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सब जानते हैं कि चुनाव की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब पहले चरण का मतदान हुआ तो उसकी एक बार तस्वीर हम आपको बताते हैं कि अगर हम देखें ये पहला चरण जो 2017 का फिगर है, आप देखिए पहले चरण में 58 सीटें और 403 में से 53 सीटें, यानी कि आप समझिए सिर्फ 5 सीटें विपक्ष के पास गई थी, दूसरे दलों के पास गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड किया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर। इस मैप के जरिए अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाजपाई कलर में पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश रंगा हुआ था। सिर्फ समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी में 2 सीटें और 1 सीट अन्य पर, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान, किसान कानून का मुद्दा, कृषि कानून का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जाहिर तौर पर रहे और ये एक फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहा है। वो कितना बीजेपी के पक्ष में गया, कितना समाजवादी के पक्ष में गया, कितना रालोद के पक्ष में गया, इसका फैसला जनता ने कर दिया। और जाहिर तौर पर वेस्टर्न में ये सारे मुद्दे सियासी अखाड़े को बनाने में और बिगाड़ने में भी काफी माहिर रहे हैं पहले भी। अमित जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण हमको समझाया कि वहां पर इस बार कौन से मुद्दे हावी रहे, खास तौर पर किस वोट बैंक को टारगेट करके पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी रणनीति बनाई। और चर्चा के लिए इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर जी जुड़ चुके हैं। कौशल किशोर जी, यहां पर चर्चा ये चल रही है, थोड़ी देर बाद महा एग्जिट पोल में पहला रुझान आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मतदान अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि 2017 से 2022 की स्थिति को देखें तो तमाम पार्टियों के अलायंस भी बदले हैं, पार्टनर्स भी बदले हैं। तो इस बार 400 के बाद अब 300 के आसपास का आकलन अब कर रहे हैं। थोड़ा और व्यवहारिक होकर बात करें तो कितनी सीटें? पिछले बार की ही अपेक्षा हमें सीटें मिलेंगी, क्योंकि अभी 2019 में जो चुनाव हुआ था, सपा और बसपा का एक गठबंधन था, उस पर भी बहुत हावी नहीं रहा गठबंधन और जनता ने काम के बदले वोट दिया। इस बार भी काम के बदले वोट दे रही है, विकास के बदले वोट दे रही है और फिर से जो है बीजेपी का जो पुराना 2017 का था उस आंकड़े को के आसपास या उसको पार करने का काम करेगी बीजेपी। चलिए, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि पिछली बार का जो नतीजा था उसके आसपास ही भाजपा इस बार भी रहने जा रही है। आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच रुक करना चाहेंगे लखनऊ। हमारी सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेनका, आपके साथ इस वक्त कौन से विशेष मेहमान हैं और उनका आकलन फिलहाल क्या कह रहा है?
जी आस्था, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनिल दुबे जी, जो कि आरएलडी के नेशनल प्रवक्ता हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। पश्चिमी यूपी की बात हो रही थी तो उनसे रिएक्शन लेंगे। और हमारे साथ सचिन रावत जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के यूपी प्रवक्ता। आपसे पहले अनिल दुबे जी, सवाल आप ही से है, आपका माइक आपके हाथ में है। बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो रही है कि 2017 में 53 सीटें बीजेपी के हाथ लगी थी, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, फिर 2 सीट ही उन्हें मिली। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस बार आप हैं समाजवादी पार्टी के साथ, तो इस बार कितनी सीटें दे रहे हैं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने सिर्फ पहले फेज का आंकड़ा बताया था। नहीं, पहले फेज में तो हम हैं। पहले फेज में तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ है, दूसरे फेज में पूरी तरीके से 58 में से कितना? 58 में तो 50। 58 में 50, दूसरे में भी 50, दूसरे में भी 50, यानी 2 अर्धशतक पहले 2। नहीं, वो तो पहले से ही स्पष्ट हो गया था कि दोनों चरणों में जो है 100 सीटें जो है गठबंधन जीत रहा। देख लीजिए, बहुत जल्दी महा एग्जिट पोल आने वाला है। आ जाए, एग्जिट पोल आ जाए। हाँ हाँ, जनता ने तो अपना वोट दे दिया, जनता का तो एग्जिट पोल आ गया, वो 10 तारीख को आएगा। आखिर क्यों ऐसा भरोसा, क्यों, किस बात पर? किसान आंदोलन पर? किसान आंदोलन है, महंगाई के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर इन्होंने सरकार बनाई थी उन एक भी मुद्दों को इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब चुनाव आया तो ये फिर वही ध्रुवीकरण पे आ गए, और इस बार जनता ने इनके ध्रुवीकरण के नारे को नकार दिया। ध्रुवीकरण पर जनता गई नहीं। किसानों के मुद्दे पर जो तीनों कानून लाए, उस मुद्दे पर मतदान हुआ। गन्ना किसानों की समस्याओं पर मतदान हुआ, महंगाई के सवाल पर मतदान हुआ, बेरोजगारी के सवाल पर मतदान हुआ। कौन सा ऐसा काम इन्होंने जो कहा था उसको पूरा करने का कोई काम तो किया नहीं। अच्छा, सचिन जी से मैं एक रिएक्शन लूंगी, उससे पहले एक सवाल आपसे ही। अगर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ये जो गठबंधन है, ये सत्ता में आता है तो क्या भूमिका आरएलडी की होगी? कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी सरकार? अगर की कोई बात ही नहीं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन, जब तक नतीजे ना आ जाए तब तो अगर लगाना ही होगा। बनाने जा रहा है, सरकार बनेगा। जो वादे गठबंधन ने किए हैं, जो जनता से वादे किए गए, उन वादों को पूरा करने का काम तुरंत शुरू कर दिया। आरएलडी की भूमिका सरकार में क्या होगी? आरएलडी और समाजवादी पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करना है। जिन मुद्दों को हमने कहा ना, जो गठबंधन ने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करेंगे। जयंत जी के लिए कौन सा रोल आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस गठबंधन की सरकार में, अगर बनती है तब? नहीं, जयंत जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो अपना रोल खुद निर्धारित करेंगे। पार्टी अगर कोई उनसे कोई चीज तय करेगी तो वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो निर्धारित करेंगे कि वो अपने लिए क्या भूमिका स्वीकार करते हैं। चलिए, इन्होंने तो सरकार बना ली, आप बताइए, ये शुरू से अभी तक बना रहे हैं, आप बताइए। कांग्रेस ने भी कहा कि बहुमत से हम जीत रहे हैं। देखिए मेनका जी, कांग्रेस पार्टी इस बार का जो एजेंडा छेड़ा, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, मैं आश्वस्त तौर पे कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से युवाओं के लिए भारतीय विधान निकाल करके एक स्पष्ट तौर पे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है, उसको हम लोग पूरा करने के लिए जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि आज की डेट में परिवर्तन होने जा रहा है। जब परिवर्तन होगा, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की प्रवक्ता को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में तो लग ही रहा है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से सवाल कर लेते हैं इनका। कौशल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के एक साथ आ जाने से इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां कुछ बढ़ गई थी, या फिर जिस तरीके से आप डिनाई कर रहे हैं कि 17 में तो राहुल और अखिलेश साथ में आए थे, कुछ नहीं हुआ, 19 में मायावती अखिलेश साथ में आए, कुछ नहीं हुआ, वह इस बार भी होगा? कोई चुनौती नहीं बढ़ी। मैंने बताया कि 2017 का भी था और 2019 को भी देखें तो सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। और उस गठबंधन में भी भाजपा जीत करके आई थी, फिर से बीजेपी जीतेगी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी, बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा। ये संदेश जनता में भी है और जो सुविधाएं बीजेपी की सरकार ने उपलब्ध कराई है, उससे आम आदमी का जो वोटर है, जनता का वोटर है, उसने जाकर के बीजेपी को वोट देने का काम किया है। चलिए, आप दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले दूसरे चरण में मतदान हुए हैं, वहां पर भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ है, चाहे वो कृषि कानून से उपजा हुआ आंदोलन, जाटलैंड,
रालोद, सपा का गठबंधन, तमाम तरह के फैक्टर्स रहे। मलूक नागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद हैं बसपा से। मलूक नागर जी, स्पेसिफिक यहां बात चल रही है पहले और दूसरे चरण के मतदान की, जिसके बाद सपा ने यह दावा किया कि हम लीड ले चुके हैं। तीसरे चरण तक आते आते वो ये कह रहे थे कि हम डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। लेकिन इस बार बसपा की भूमिका को लेकर भी जानकार मान रहे हैं कि यदि 10 से 20 सीटों के बीच भी बसपा निकाल ले जाती है तो आखिर बहन जी का आशीर्वाद किससे मिलेगा? अखिलेश यादव भी कहते हैं हमें मिल जाए आशीर्वाद, तो अभी तक बीजेपी ने भी कोई बड़ा प्रहार बहुजन समाज पार्टी पर नहीं किया है। देखिए, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 20 सीटों तक कह रहे हो, नहीं तो पहले 3 से कुछ कोई 6 कह रहा था, कोई 7 कह रहा था। आज आप 20 सीटों तक आए और मुझे उम्मीद है जब तक रिजल्ट खुलेंगे, 2006 में जब 40 सीटों पे थे और जब रिजल्ट खुले थे 200 से ऊपर आए थे, तो हमारी बढ़ोतरी होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जहां तक समाजवादी की बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, वो नेचुरल अलायंस नहीं था। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारा गढ़ रहा है। हम बहुत भारी मात्रा में जीत के आएंगे और बीजेपी का जो नाराज वोट था वो किसी भी कीमत पे समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन को नहीं मिलेगा। उसका सीधा सीधा फायदा हमें मिल रहा है। तो अगर कोई भी अभी दावा करता है तो उसमें सत्यता नहीं है। नहीं तो समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन 300 कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस भी 300 भाजपा भी 300 कुछ कह रही है, तो 600 कुछ यही कह रहे हैं, 403 केवल सीट है। तो फिर तो 197 सीट इन लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए उस बात में दम नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और रिजल्ट 10 तारीख को जब आएगा तो सब लोगों को मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनके पास चलते हैं। उमेश, बस अब से थोड़ी देर बाद पहला रुझान सामने आ जाएगा महा एग्जिट पोल का। आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके भीतर कैसी उत्सुकता है चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल को लेकर? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के दिल में यही उत्सुकता है कि आखिर एग्जिट पोल में क्या आंकड़ा सामने आने वाला है। और सभी लगातार टीवी पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि कब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और वो जो सोच रहे हैं उससे उनका आंकड़ा मैच करेगा कि नहीं करेगा। और जबरदस्त उत्साह का माहौल है, उमंग के साथ लोग टेलीविजन पर बैठे हुए हैं और लगातार देख रहे हैं कि कब आंकड़े आने शुरू होंगे, कब रुझान आने शुरू होंगे, और जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आप ये बताइए कि एग्जिट पोल आने वाला है और रुझान कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे, कितना उत्साहित हैं? आपकी सरकार किसकी बनने वाली है और आपके क्षेत्र का विधायक कौन होने वाला है? प्रथम बार मतदाता रहे हैं और इस बार चुनावी समर में हमने भी हिस्सा लिया है, प्रतिभाग किया है चुनावी लोकतंत्र में। हाँ, एग्जिट पोल को लेके बहुत ज़्यादा हम आश्वस्त तो नहीं है किसी पार्टी को लेके, लेकिन हाँ, हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस बार का चुनावी समर बहुत ही तेज गंभीर रहा है। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, कितना उत्साहित हैं रिजल्ट्स को लेकर के? 10 मार्च को मतगणना होगी, आज एग्जिट पोल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, आज वो चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब आप भी लगातार निगाह जमाए हुए हैं कि क्या होने वाला है? हाँ जी, निगाह तो जमाए हुए जी। हमें ऐसा लग रहा कि योगी आ सकते हैं, बीजेपी जीतेगी जी। जी, आप क्या कहेंगे बेटा, कितना उत्साहित हैं? आपने भी फर्स्ट टाइम वोट इस बार कास्ट किया है और रिजल्ट्स बस 10 मार्च को आ ही जाएंगे कंफर्म। और आज महा एग्जिट पोल भी आने वाला है न्यूज़ 18 पर। बिल्कुल, न्यूज़ 18 लगातार देख रहे हैं, मोबाइल पर भी मैं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं? बिल्कुल जी, हमने जिसको भी मतदान दिया हमने बस सोच समझ के दिया है और जिसको भी बिल्कुल बिल्कुल उमेश, और न्यूज़ 18 लगातार देख रहे हैं सभी लोग और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने रीजन में तो वोट दिया, अपने आसपास की खबर सबको होती है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है वो बड़ी तस्वीर, और इसी के लिए ये महा एग्जिट पोल आज न्यूज़ 18 लेकर आया। आप जुड़े रहिए। लेकिन उत्तराखंड का हम रुख करेंगे, वहां से भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतिमा सिंह जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस से हमारे साथ हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी हैं, पूर्व विधानसभा स्पीकर हमारे साथ, और उसके साथ साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुख हम यहां पर करेंगे प्रतिमा सिंह जी का। प्रतिमा जी, उत्तराखंड के पैटर्न को देखें तो कांग्रेस तो काफी आशान्वित होगी कि भाई अब हमारी बारी है, लेकिन यहां पर भी ये कहा जा रहा है, जानकार मान रहे हैं कि उतना क्लियर नहीं है ये चुनाव भी, कुछ स्थितियां हैं, कुछ पसोपेश है, कुछ फंसा हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। आपने देखा कोरोना काल में जिस तरीके से भाजपा की अनियमितताएं थी,
असफलताएं थी वो दर्शा रहा था कि भाजपा सत्ता में तो आ गई है लेकिन सत्ता चलाने में वो नाकामयाब रही। आप इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि शमशान घाट में आपको जो है टोकन की आवश्यकता पड़ रही होगी। फिर उसके बाद दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए कुंभ, जिस तरीके से कुंभ में इन्होंने अनियमितताएं की जिसकी वजह से कई लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। और RT-PCR टेस्ट घोटाला, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, RT-PCR जो टेस्ट घोटाला था इतना बड़ा, वो भी वहाँ हुआ जिसे हम कहते हैं कि एक हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। कुंभ जो है पूरे विश्व से लोग कुंभ में आते हैं और ये हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व है। तो ये 5 सालों में जब आप ये सब गिनाती हैं तो बीजेपी फिर ये बताने लगती है कि 2013 में आपदा के दौरान कांग्रेस सरकार की तरफ से क्या कुछ लापरवाहियां बरती गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीन जी, अपने आप को पूरी तरीके से सत्ता में देख पा रहे हैं या फिर इस भूमिका में पा रहे हैं कि सरकार जिसकी भी बनेगी हमारे समर्थन से बनेगी? देखिए, चुनाव का असली रिजल्ट तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा और बहुत कम समय में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी स्थापित हुई और इसके लिए तमाम मीडिया और पत्रकार बिरादरी ने जो उन्मुक्त कंठ से और ईमानदारी से जो हमारा बखान किया उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और एक तीसरे विकल्प के तौर पर हम यहाँ पर स्थापित हुए और उसको देखते हुए उत्तराखंड की जनता ने ये देखा कि पहली बार इतिहास में मुद्दों की राजनीति पर चुनाव हुआ और जहाँ पहले कांग्रेस से त्रस्त होकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था और भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति इस बार हुई, इस कार्यकाल में हुई, उसको देखकर जनता ने दोनों ही दलों को अब देख लिया है और बारी अब आम आदमी पार्टी की है। तो देखते हैं जनादेश क्या होता है जनता का, और जो भी होगा अच्छा ही होगा और चौंकाने वाले परिणाम इस बार आएंगे। बिल्कुल, और जनादेश क्या होता है इंतजार 10 तारीख का। लेकिन उससे पहले आज यानी कि महा एग्जिट पोल, उसकी झलक जरूर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल जी, यहां पर किस मुद्दे को आप बड़ा कर पाए हैं? क्या केवल लाभार्थियों का मुद्दा या सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को मिला उसके दम पर बेड़ा पार होगा, या विपक्ष ने कई मुद्दे, चाहे वो कोरोना काल से जुड़े हुए हों, कई विकास परियोजनाओं से, ऑल वेदर रोड, तमाम तरह की बातें हैं, ये सब कुछ हावी होंगे? जी, आप सुन पा रहे हैं हमें गोविंद सिंह जी? जी, सवाल यही आपसे कि अब जो नतीजे आने वाले हैं, सब चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी अपनी बात चुनावी मैदान में मुखर रूप से कह चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तराखंड में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं, कोई बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहा है, कोई फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से विकास के मुद्दे को लेकर बात रखी जा रही है, तो ऐसे में जनता के जहन में कौन छाप छोड़ पाया है? देवेंद्र भसीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। देवेंद्र भसीन जी, यही सवाल आपसे कि क्या जनता के जहन में अपने विकास परियोजनाओं की छाप आप छोड़ पाए हैं, या बेरोजगारी, महंगी बिजली, ऑल वेदर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भारी पड़ेगा? देखिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार बहुमत के साथ जीतने वाली है और एक बार पुनः उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने वाली है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 5 वर्ष का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो हमने विकास कार्य किए हैं, जो हमारे डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए, उसको लेकर के हम जनता के बीच में गए थे और जनता ने एक बार फिर हमको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा उठाए गए मुद्दे का सवाल है, तो इनका अपना कार्यकाल तो केवल भ्रष्टाचार से युक्त रहा और विपक्ष में रहते हुए भी इनकी जो कार्य प्रणाली रही वो केवल नकारात्मक थी और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में भी ये पार्टी पूरी तरह से असफल रही। कोरोना काल की बात अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, तो कोरोना में अगर सबसे बड़ा खलनायक पूरे देश में कहीं पर है तो वो कांग्रेस है। उत्तराखंड में भी उन्होंने ये भूमिका निभाई और लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रम पैदा करने का प्रयास किया वो भी हम सब लोग जानते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कार्यकाल के जो किस्से हैं वो उत्तराखंड की जनता भली प्रकार समझती है, लेकिन हमने अपने विकास की बात को जनता के सामने रखा और कांग्रेस के पास कुछ भी विकास की बात कहने को नहीं था, क्योंकि इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया था और हमने विकास कार्य किया। और यही बात है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सारे मिथकों को तोड़ करके एक बार फिर उत्तराखंड के अंदर शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए
तैयार। 2022 में आपके लिए एक्स फैक्टर क्या रहे और पुष्कर धामी जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, कम समय में कितना वो काम कर पाए और उनके काम के आधार पर जनता ने आपको कितना सपोर्ट किया, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों का प्लान बी क्या है नतीजों के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।